Good afternoon, students. The B continue chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. And today's topic is nationalism and imperialism. There is two words in this topic, nationalism and second is imperialism. So first of all, we will know about the nationalism. Okay, what is nationalism? Nationalism means a feeling of love and pride for your own country, कि अपनी खुद के देश के लिए प्राइड फील करना, लव फील करना, अपने देश के लिए प्यार और गर्व, दिस इज़ रिलेटेड टू नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म से जुड़ा है। एंड देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयर their culture, language and race for their independence, अपनी आज़ादी के लिए जब लोग जो है ग्रुप ऑफ पीपल जो है शेयर करें अपने कल्चर को, ओके, अपनी रेस को, अपनी लैंग्वेज को, कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ इंडिया का, तो इंडिया भी एक नेशन है और हमने अपनी रेस को जो है शेयर किया है, कल्चर को शेयर किया, लैंग्वेज को शेयर किया है, कि व्हेन वी आर गोइंग अब्रॉड इन ए फॉरेन कंट्री, एक दूसरे देश में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है, पीपल जो है, चाहे वो बिलोंग पंजाब से करता हो, कोई हरियाणा से करता हो, लेकिन हम बाहर जाके अपनी रेस को शेयर कर लेते हैं, कॉमन बना लेते हैं, और वो क्या है, इंडियन। वी ऑल आर इंडियन, कि हमने एक शेयर किया है रेस को, कि हमारी रेस क्या है, इंडियन है। सेकंड, लैंग्वेज। जब किसी भी कल्चर की बात आती है, किसी फेस्टिवल की बात आती है, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट में सेलिब्रेट क्यों ना किया जाता हो, लेकिन जब हम बाहर होते हैं, अब्रॉड होते हैं, तो कल्चर जो है, वो रिचुअल्स जो है, वो फेस्टिवल जो है, वो किसी स्टेट का नहीं होता, इंडिया का कल्चर होता है, इंडिया का फेस्टिवल होता है। ओके, चाहे वो साउथ इंडिया में कहीं सेलिब्रेट किया जाए, कहीं वो ईस्ट इंडिया में, कहीं वो नॉर्दर्न इंडिया में, किसी भी पार्ट में देश के, तो दिस इज बिलोंग्स टू नेशनलिज्म। ओके, कि हम शेयर करते हैं चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वर्ड इज imperialism. Imperialism is a political system in which a rich and powerful country control other country. Control other country means controls poor, backward या underdeveloped country. कि जब एक रिच और पावरफुल नेशन जो है एक पुअर नेशन को, एक बैकवर्ड नेशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है, ओके, और डेवलप एज ए क्लोनीज, और अपनी क्लोनीज के रूप में डेवलप कर लेता है, तो उसको हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स थे, ओके, इन्होंने जो है इम्पीरियलिज्म को प्रमोट किया, अपनी बहुत सारी क्लोनीज डेवलप की थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, तो चैप्टर इज ऑल अबाउट, दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। Let's start with the topic nationalism. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments. कि जो 19th सेंचुरी का लास्ट जो क्वार्टर था, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए टाइम पीरियड बिटवीन 1875 टू 1900, कि 1875 से लेकर के 1900 तक का जो टाइम पीरियड था, इसको लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी बोला गया। इसमें जो नेशनलिज्म था, वो जो आइडियलिस्टिक जो वर्ड्स जो थे, आइडियाज़ जो थे, लिबरल, डेमोक्रेटिक, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी जो थे, उनको जो है
लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाया बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर चल रहा था, वो लास्ट के 25 ईयर्स जो थे 19th सेंचुरी के, उसमें जो है नेशनलिज्म जो जुड़ा था डेमोक्रेसी के साथ, लिबरलिज्म के साथ, वो कंटिन्यू नहीं रहा, वो वीक, कमज़ोर होने लगा। और यही जो आइडियलिस्टिक जो वर्ड्स जो थे, आइडिया जो थे लिबरलिज्म के, डेमोक्रेसी के, ये जो सेंटीमेंट्स जो थी लोगों में, ये फीलिंग्स जो थी, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, जो इस 19th सेंचुरी का फर्स्ट जो हाफ था, 50 जो ईयर्स जो थे, 1800 से लेकर के 1850 तक का जो टाइम पीरियड था, 50 ईयर्स का, इसमें जो आइडियलिस्टिक जो आइडियोलॉजी जो थी नेशनलिज्म की, जो जुड़ी थी किसके साथ, डेमोक्रेसी के साथ, लिबरलिज्म के साथ, रिपब्लिक के साथ, वो लोगों में बहुत फास्टली स्प्रेड हो रही थी, फैल रही थी। लेकिन लास्ट क्वार्टर जो था 19th सेंचुरी का, उसमें ये फीलिंग्स जो थी, ये इमोशंस जो थे, ये आइडियलिस्टिक जो लिबरल और डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट्स जो था, ये नहीं रहा उन लोगों में। नाउ नेशनलिज्म बिकम ए नैरो क्रीड एंड लिमिटेड एंड्स। अब जो नेशनलिज्म था वो क्या बन चुका था उस लास्ट क्वार्टर में, नैरो क्रीड। क्रीड मीन्स प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल मीन्स, क्रीड मीन्स प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल दैट स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस समबडीज लाइफ। ऐसे प्रिंसिपल जो किसी की लाइफ को बड़ा डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको क्रीड कहते हैं। यानी कि वो प्रिंसिपल्स जो थे, वो प्रिंसिपल कौन से, वही डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, लिबरलिज्म, ये जो प्रिंसिपल्स जो थे अब ये नैरो हो चुके थे। ओके, एंड विद लिमिटेड एंड्स, नैरो भी हो गए, और किसके साथ, विद लिमिटेड एंड्स, मीन विद लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स। अब उन ऑलरेडी वो वर्ड्स जो थी, वो आइडियलिस्टिक जो लिबरलिज्म जो था, डेमोक्रेसी जो थी, रिपब्लिक जो था, ये सेंटीमेंट जो थी, अब तो नैरो हो गई, यानी उनकी मीनिंग जो थी बहुत नैरो हो गई, और उनके ऑब्जेक्टिव भी लिमिटेड हो गए, जो पहले जो ऑब्जेक्टिव थे वो नहीं रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली intolerant of each other and ever ready to go to war. तो दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप, इनकी पूरे नेशनलिस्ट ग्रुप मीन्स पूरे यूरोप में जो था, हर एरिया में, जो हर रीजन में जो थे वो नेशनलिस्ट थे। वो अपने अपने कंट्री के लिए, अपने अपने स्टेट के लिए जो है वो वॉर लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे मोनार्की के साथ। अब क्या हो गया कि वही नेशनलिस्ट ग्रुप जो थे, जो पूरे कॉन्टिनेंट में थे, अपने अपने कंट्री के लिए, अपने अपने स्टेट के लिए लड़ रहे थे, वो आपस में ही क्या करने लगे, उनमें इंटॉलरेंट आ गई, इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे की बातों से टॉलरेट नहीं कर रहे थे, और इतने इंटॉलरेंट थे वो कि एवर रेडी टू गो टू वॉर, और वॉर के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस। अब जो मेजर यूरोपियन पावर्स जो थी, उन्होंने नेशनलिस्ट जो एस्पिरेशंस थी, नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस मतलब कि जो नेशनलिज्म के साथ जो एस्पिरेशंस जुड़ी हुई थी, नेशनलिज्म के साथ क्या एस्पिरेशन जुड़ी हुई थी, यही डेमोक्रेसी की, लिबरलिज्म की, रिपब्लिक की, ये एस्पिरेशंस थी, उनकी आकांक्षाएं थी कि रिपब्लिक आए, डेमोक्रेसी आए, ठीक है, लिबरलिज्म को प्रमोट किया जाए। तो ये उनकी एस्पिरेशन थी, किनकी, नेशनलिस्ट पीपल की, जो राष्ट्रवादी लोग थे उनकी यूरोप में। अब उन्हीं की एस्पिरेशंस को मैनिपुलेट कर दिया। अब बता मैनिपुलेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेट? मैनिपुलेट मीन्स टू इन्फ्लुएंस समबडी, किसी व्यक्ति को जो है, किसी को भी जो है इन्फ्लुएंस करना, सो दैट ही और सी डज और थिंक व्हाट यू वांट, कि एक व्यक्ति को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेना कि जो आप उससे कहोगे करने के लिए वो वैसा ही करेगा।
इसको होता है मैनिपुलेट करना, कि जस्ट वी कंसीडर द ब्रेन वॉशिंग, कि ब्रेन वॉश कर देना किसी व्यक्ति का, और जैसा आप कहो वो वैसा ही करने लगे, जैसे आप उसको सोचने के लिए कहो वो वैसा ही सोचे, उसको होता है मैनिपुलेट। इट मीन्स जो नेशनलिस्ट जो एस्पिरेशंस जो थी, यानी कि जो नेशनलिस्ट लोगों की जो सोच जो थी, उनकी जो एस्पिरेशंस जो थी अब रिगार्डिंग लिबर्टी, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, उन सभी एस्पिरेशंस को उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो है उनको बना लिया। ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप, ठीक है ना, मैनिपुलेट द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप। सब्जेक्ट पीपल मतलब गुलाम लोगों के, टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम्स। और ये मैनिपुलेशन किस वजह से हुई थी यूरोप के लोगों की, ताकि वो अपने खुद के इम्पीरियलिस्ट एम्स को जो क्या कर सकें, और ज़्यादा जो है उनको स्प्रेड कर सकें, फैला सकें, इम्पीरियलिज्म को प्रमोट कर सकें। इम्पीरियलिज्म क्या था, अभी बताया था, जब एक रिच और पावरफुल कंट्री किसी वीक, कमज़ोर, पुअर कंट्री को, ठीक है, बैकवर्ड कंट्री को अपना उसको कंट्रोल कर ले, तो वो ये चाहते थे कि बाल्कन रीजन की बात हो रही है, तो अब वो यूरोपियन पावर्स ये सोच रही थी, और वो कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स थी, रशिया था उसमें, ओके, रशिया के अलावा उसमें जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रो हंगरी, ये मेजर यूरोपियन पावर्स थी। अब ये सोच रही थी कि बाल्कन जो रीजन था एक ऐसा रीजन था जो कहीं ना कहीं वहाँ पे एथनिक वेरिएशंस थे, एथनिक वेरिएशंस बहुत ज़्यादा थे, कि बहुत सारे, मतलब कि देर वर सेवरल एथनिक ग्रुप्स, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे। तो वो चाहते थे कि बाल्कन जो रीजन है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी जो थी, उसके क्षेत्र जो थे, उसको ऑक्यूपाइड किया जाए, कब्जे में लिया जाए। और इसी वजह से वो उन नेशनलिस्ट पीपल को यूज़ कर रहे थे, ओके, जो उनके एरियाज़ में रहते थे, और उनकी एस्पिरेशन को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लिया उन्होंने, ओके, और उनको रेडी कर लिया कि वो उनका साथ दें, किसमें, वॉर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरीज़ है बाल्कन रीजन की वो जीती जा सकें, उनको ऑक्यूपाइड किया जा सके, ओके। इम्पीरियलिस्ट एम का मतलब है कि वो ज़्यादा टेरिटरीज़ को जीतना चाहते थे, कौन, वो यूरोपियन पावर्स। यही इम्पीरियलिज्म होता है कि जब हम किसी कमज़ोर देश को, जो बैकवर्ड कंट्री को, पुअर कंट्री को कंट्रोल कर ले, जब एक पावरफुल कंट्री, ठीक। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans। कि सबसे जो नेशनलिस्ट टेंशन जो थी यूरोप में, उसका सबसे जो सीरियस जो सोर्स जो था, यानी कि टेंशन आ रही थी नेशनलिस्ट के पास 1871 के बाद, वो किसकी वजह से आ रही थी नेशनलिस्ट के पास, एन एरिया, एक एरिया की वजह से, नेम वॉज बाल्कन्स, उसका नाम क्या था, बाल्कन। अब फर्स्ट वी नो अबाउट द बाल्कन रीजन, की फर्स्ट वी नो अबाउट द बाल्कन रीजन। हाउ वॉज इट, कैसा था ये। द बाल्कन वॉज ए रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस, कि बाल्कन एक ऐसा रीजन था जिसमें वेरिएशंस थी, वेराइटीज़ थी, किसकी, जोग्राफिकल वेरिएशंस। सेकंड, एथनिक वेरिएशंस, एथनिक मतलब रेस, वेरियस एथनिक रेस वर एग्जिस्ट इन दिस बाल्कन रीजन। एंड जोग्राफी या जोग्राफिकल वेरिएशंस आल्सो एग्जिस्ट। Geographical variations means we can say that the topography means कि an area having plains, okay, rivers, plateaus, mountains and hilly regions, कि एरिया जो है कंट्री है उसके पास कैसी उसकी टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी रिलेटेड तो फिजिकल फीचर्स, कैसे फिजिकल फीचर्स है, तो उस फिजिकल फीचर्स में भी वेरिएशन था बाल्कन रीजन में,
प्लेन्स भी थे, प्लेटूज भी थे, हिली रीजन भी था। ओके, यदि एट प्रेजेंट की हम बात करें तो बाल्कन रीजन कंप्राइजिंग रोमानिया, आज की हम बात करें तो उस बाल्कन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, Montenegro. These are the countries come together and this made this Balkan region, और इस बाल्कन रीजन को बना रही थी। यदि आज के टाइम की बात करें इन कंट्री से मिलके वो बाल्कन रीजन बना था। ओके, whose inhabitants were broadly known as Slavs. Inhabitants इनके the living people, रहने वाले लोग इन बाल्कन रीजन में known as the Slavs, उनको स्लाव कहते थे। A large part of Balkan were under the control of Ottoman Empire, और इस बाल्कन रीजन का जो एक लार्ज पार्ट था, एक बड़ा हिस्सा जो था अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। ओटोमन एम्पायर जो था एक मुस्लिम रूलर था, एक मुस्लिम राजा था, नेम वॉज खलीफा उसका नाम था। ओके, बट most of population of this region belongs to Christianity, यूरोपियन। लेकिन इस रीजन की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो क्रिश्चियन थी, वो ईसाई लोग थे, राजा मुस्लिम था। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। लेकिन जब पूरे यूरोप में रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, बाल्कन रीजन में रोमांटिक नेशनलिज्म मीन्स कि नेशनलिज्म कनेक्टेड विद आर्ट एंड कल्चर। जब नेशनलिज्म जो था किससे जोड़ दिया गया था? आर्ट एंड कल्चर से, कि लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है इमर्ज करने के लिए जो है लोगों ने आर्ट और कल्चर की हेल्प ली। ओके, सॉन्ग्स क्रिएट किए गए, सॉन्ग्स जो है कंपोज किए गए, पोइट्री जो है वो लिखी गई, स्टोरीज लिखी गई। ओके, तो जब ये रोमांटिक नेशनलिज्म बाल्कन रीजन में स्प्रेड हुआ तो उसका इन्फ्लुएंस जो था वो बाल्कन रीजन पे ये आया कि बाल्कन रीजन का डिसइंटीग्रेशन होने लगा, यानी बाल्कन रीजन जो है वो टूटने लगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर। और इस बाल्कन रीजन टूटने का मतलब था कि बाल्कन रीजन को जो रूल कौन कर रहा था, शासन कौन कर रहा था, वो ओटोमन एम्पायर था। इट मीन्स डैट कि ओटोमन एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा था बिकॉज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। And this disintegration of Ottoman Empire made this region very explosive। और जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन होता गया ओटोमन एम्पायर का, तो ये रीजन जो था वेरी एक्सप्लोजिव मीन्स कि इट लीड्स टू कंडीशन लाइक वॉर। तो उन्होंने ऐसी वॉर जैसी कंडीशंस जो थी उसको क्रिएट किया। all through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success। अब ओटोमन एम्पायर जो था उसने had sought to strengthen, शोट होता है सीख से वर्ड है, डिस्कवर करना, खोजना, सर्च करना, कि उसने कोशिश की, क्या कोशिश की? स्ट्रेंथन इटसेल्फ, अपने ओटोमन एम्पायर को स्ट्रेंथ देने की, मजबूती देने की, थ्रू मॉडर्नाइजेशन, को अपने एम्पायर को मॉडर्नाइजेशन की ओर ले गया। सेकंड, इंटरनल रिफॉर्म्स,
जो बहुत तरह की जो प्रैक्टिसेस थी, जो जिससे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो जो प्रैक्टिसेस जो थी उसने एबोलिश कर दी, उसने रिफॉर्म लेके आया, इंटरनल रिफॉर्म के उसके एम्पायर के अंदर, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन वो बहुत कम सक्सेस हो पाया, यानी कि अपने ऑटोमन एम्पायर को जो है उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं रोक पाया। लेकिन उसने कोशिश की मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, इंटरनल रिफॉर्म्स के थ्रू, बट वेरी लिटिल सक्सेस। वन बाय वन its all European subject nationalities broke away from its control and declared independence। मैंने कहा था ना कि यहाँ मोस्टली जो पॉपुलेशन जो थी वो यूरोपियंस थी, कि जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट कि एक एक करके जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ जो थी, जो उसके अधीन थी, जो यूरोपियन रीजन्स जो उसके अधीन थे, वो एक एक करके क्या होने लगे, ब्रोक अवे, उससे दूर जाने लगे। इट मीन्स दैट कि फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, उसके कंट्रोल से दूर जाने लगे, और डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस दीज नेशनलिटीज़, यानी कि वो नेशनलिटीज़ जो हैं अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगी। The Balkan people base their claims for independence or political rights on nationality and use history to prove. It means that कि जो बाल्कन पीपल जो थे उन्होंने क्लेम किया फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स के लिए क्लेम किया, और इस क्लेम का बेस जो था वो उसको क्या रखा, नेशनलिटी। कि उन्होंने कहा कि हमारी जो नेशनलिटी जो है, हमारी जो रेस जो है वो क्या है, ओटोमन एम्पायर से अलग है, और इसी को उसने बेस बनाया, और नेशनलिटी के बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया, क्लेम किया अपनी इंडिपेंडेंस के लिए और पॉलिटिकल राइट्स के लिए। ये उन्होंने कहा कि हम जो ये मांग रहे हैं इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स, और इसके लिए जो हम रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका एक बेस है, ये हम बेवजह नहीं कर रहे। और बेस क्या है कि हमारी नेशनलिटी जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर, एंड दे यूज हिस्ट्री टू प्रूव डैट। और उन्होंने इस नेशनलिटीज़ को प्रूव करने के लिए किसकी हेल्प ली, हिस्ट्री की। उन्होंने कहा कि आप हिस्ट्री को देखिए, वो प्रूव करेगी कि वी आर द डिफरेंट नेशनलिटी फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर, एंड दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंस। और हिस्ट्री ये कहती है कि हम इंडिपेंडेंस थे वंस अपॉन ए टाइम, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन subjugated by foreign powers। हम जो थे इंडिपेंडेंस थे, वंस बीन इंडिपेंडेंट, आज़ाद थे, बट सब्सिक्वेंटली, लेकिन तत्पश्चात क्या हुआ कि जो फॉरेनर जो पावर्स जो थी उसने हमें क्या बना दिया, अपने अधीन कर लिया। सबजुगेटेड मतलब अपने सब्जेक्ट कर लेना, अपने अधीन कर लेना, हमें जो है गुलाम बना लिया गया। Hence the rebellious nationalities in the Balkan thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence। तो बाल्कन, hence the rebellious nationalists, rebellious मतलब जो रेवोल्यूशन करने वाले थे, विद्रोह करने वाले जो नेशनलिटीज़ थी बाल्कन रीजन की, थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल, अपने स्ट्रगल के बारे में वो सोचते थे कि एक प्रयास है क्या करने का, कि हमारी जो लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस है, यानी कि जो जिस इंडिपेंडेंस को बहुत पहले से खो चुके हैं उसको वापस लाने का ये एक स्ट्रगल है, एक प्रयास है। ओके, नेक्स्ट, एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। जो स्लाविक नेशनलिटीज़ मतलब वो नेशनलिटीज़ जो कहाँ रह रही थी, बाल्कन रीजन में, क्योंकि उनको स्लाव बोला जाता था और रहने वाले लोगों को जो बाल्कन रीजन में रहते थे। तो जो उस रीजन में रहने वाली जो नेशनलिटीज़ जो थी वो स्ट्रगल्ड कर रही थी किस चीज़ के लिए, टू डिफाइन द आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, एंड इंडिपेंडेंस, और अपनी इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। और इस जब वो ऐसा कर रही थी, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी इंडिपेंडेंस को जो है
डिफाइन करने का स्ट्रगल कर रही थी, तो और जो प्रॉब्लम जो थी, जो कॉन्फ्लिक्ट जो थे और ज़्यादा इंटेंस हो गए उस एरिया में। इनके वॉर जो था और ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गया, इनकी सिचुएशन और ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई। द बाल्कन स्टेट वर फायरसली jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। कि बाल्कन जो स्टेट्स जो थे अब बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगे एक दूसरे से, एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी, और हर कोई नेशन ये चाहता था, हर कोई नेशन मतलब वो नेशनलिटीज़, क्योंकि अलग अलग नेशनलिटीज़ थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप से, तो हर एथनिक ग्रुप ये चाहता था कि मेरे को क्या मिले, ज़्यादा टेरिटरीज़ मिले एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, इनके दूसरों से ज़्यादा टेरिटरीज़ मिले, दूसरों से छीन ली जाएं टेरिटरीज़। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकम द scene of big power rivalry। इनके मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, जो ये मैटर जो था ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कब? बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, कि जब बाल्कन रीजन में किसको देखा गया, बिग पावर राइवलरी को, जो बड़ी बड़ी जो पावर्स जो थी और जो एक दूसरे की दुश्मन थी। राइवलरी होता है एनमी, दुश्मन, और वो कौन कौन सी थी? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी, ये भी बाल्कन रीजन में दिखाई देने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स, और इस पीरियड में जो था, जो बिग पावर जो थी, मेजर पावर जो थी यूरोप में, जब वो देखने लगी बाल्कन रीजन में, तो और ज़्यादा टेंशन हो गई, सिचुएशन और ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई। और क्वेश्चन ये है कि वो बिग जो मेजर यूरोपियन पावर्स जो थी, उनमें राइवलरी क्यों थी, दुश्मनी क्यों थी? राइवलरी ड्यू टू ट्रेड एंड कॉलोनीज, राइवलरी थी ट्रेड को लेकर के उनके बीच में। सेकंड, कॉलोनीज को लेकर के, एंड एज वेल एज नवल एंड मिलिट्री माइट, नवल और मिलिट्री पावर को लेकर के। हर कोई अपने आप को सुप्रीम जो है वो डिक्लेयर करना चाहता था, वो देखना चाहता था अपने आप को सुप्रीम। ट्रेड में भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ उस मेजर यूरोपियन पावर के पास हों, वो नवल पावर भी उसके पास हों, और मिलिट्री पावर भी उसके पास सबसे ज़्यादा हो। ओके, इन चीज़ों को लेकर उनमें क्या थी? राइवलरी थी। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। देयर इज अ वर्ड एविडेंट। Evident means the rivalry were evident, very evident in the way the Balkan problem unfolded। अब वो rivalry जो थी वेरी साफ दिखाई दे रही थी, और साफ दिखाई देने के साथ द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड, वो और अनफोल्डेड होने का मतलब है अब तक जो नेशनलिटीज़ आपस में जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी, अब जो अनफोल्डेड मीन्स कि अब खुले तौर पर साफ साफ जो है दिखाई दे रहा था पूरी दुनिया को कि यूरोपियंस जो मेजर पावर जो हैं वो भी जो है बाल्कन की जो प्रॉब्लम जो थी उसमें आ चुकी हैं, वो भी जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये थी वो बड़ी पावर, वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ द अदर पावर्स ओवर बाल्कन्स। कीन ऑन काउंटरिंग यानी कि वो दूसरे को हराने में लगी थी। होल्ड ऑफ द अदर पावर्स ऑफ द बाल्कन्स, कि बाल्कन्स में जो दूसरी जो पावर उसको होल्ड करने में लगी थी ये मेजर पावर्स।
मेजर यूरोपियन कंट्रीज एंड एक्सटेंडेड इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और दूसरे की पावर को कंट्रोल करके अब उस एरिया को कंट्रोल में लेना चाहती थी और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहती थी। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वॉर्स, और इसकी वजह से एक सीरीज ऑफ वॉर हुई, यानी कि बड़ी जो बिग पावर्स जो थी ये क्या हो गई, इनमें वॉर स्टार्ट हो गई। एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इन्हीं वॉर ऑफ सीरीज ऑफ वॉर की वजह से, यही वॉर ऑफ सीरीज़ की वजह से फिर फाइनली क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया। ओके, थैंक यू बेटा।